चलो, कोई डाउट है क्या? सर एनी वो उस डाउट? वाले क्वेश्चन का क्या हुआ जो आपको मैंने भेजा था? कौन सा क्वेश्चन भेजा तुमने बेटा? सर वही जो डीपीपी में बताया था वो करेक्शन करनी थी और वही सेम क्वेश्चन एज इट इज दे दिया था टेस्ट। बोला तो था मेरे को भेज, वो तो मैंने रेफर कर दिया है। वो करेक्शन हो करवा दिया जाएगा, होता करेक्शन? रहेगा। हो जाएगा करेक्शन, करेक्शन होता रहेगा। तुम बताओ, तुम्हें अपनी गलती मालूम है ना? बात खत्म। सर गलती मालूम मतलब सर वो तो क्वेश्चन ही गलत था। क्वेश्चन नहीं गलत है बेटा, उसका ऑप्शन गलत है ना। हाँ ऑप्शंस गलत, ऑप्शंस है ही नहीं सर जो आंसर आ रहे हैं। कोई बात नहीं बेटा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो हमारे डीपीयू के टाइम पे भी डिस्कशन हुआ था। आज तो इसका ऑप्शन आप जो बस मेथड आ रहा है ना, आपको हो रहा है क्वेश्चन, बात खत्म। यस सर यस सर। ठीक है, बस आप हमने करेक्शन के लिए डाल दिया, वो जब भी आईटी टीम जब भी उसको रेफर करेगी अपने हिसाब से कर देगी। ओके सर। चलो, और कोई डाउट? टेस्ट में टेस्ट हो गया, टेस्ट के रिव्यूज दिख रहे हैं आपके? अभी नहीं दिख रहे हैं? टेस्ट के क्वेश्चंस को आप लोग रिव्यू कर पा रहे हो कि अभी भी नहीं कर पा रहे हो? टेस्ट के क्वेश्चन तो सर खुल नहीं रहे थे शायद, मैं नो सर, देखा नहीं नहीं अभी खुल रही। मैंने। सर नहीं खुल रही। ओपन नहीं हो रहे रिव्यू के लिए? नो सर। क्लिक करके देखिए क्वेश्चन नंबर पे, कोई भी बंदा जिसको किसी एक को भी ओपन हुए हो। नहीं सर। सर उस पे एक्सपायर दिखा रहा है, ओपन नहीं हो रहा है। एक्सपायर दिखा रहा है? क्या हो गया एक्सपायर? सर मतलब टेस्ट खत्म होने के बाद एक्सपायर दिखाता है, उस पे खुलता ही नहीं हो। और कहीं पे कोई रिव्यू का ऑप्शन कहीं नहीं आ रहा आसपास, देख लेना, क्योंकि दूसरे बैचेस में तो रिव्यू के ऑप्शंस आने स्टार्ट हो गए हैं, आपके में भी आ जाने चाहिए थे यार। सर आया पिछले था टेस्ट रिव्यू के का भी नहीं ऑप्शन। आए। एक सेकंड, प्रथम कुछ बोल रहे हो? नो नहीं सर, सर, मैंने मैं नहीं बोला। नमन। किसी को आया क्या? किसी ने बोला मेरे को आया तो था, ऐसा कुछ बोला? हाँ सर, मेरे को आया। नमन, आप कुछ बोल रहे हो? यस। नमन, आपकी आवाज कट रही है यार। सर मेरे पास आया था रिव्यू का ऑप्शन। आया था? आपको क्वेश्चन दिख रहे थे? हाँ, मुझे दिख रहे थे। मतलब उसमें साइड में मेरे क्या गलत था वो लिखा था, और कौन सा ऑप्शन सही है वो लिखा था। क्वेश्चंस के ना, राइट? हम्म। फिर अभी भी दिख रहे हैं कि अब बंद हो गए हैं? अच्छा, आपने चेक किए हैं दोबारा? नहीं सर, मैंने अभी चेक नहीं किया। बेटा देखो, एक बच्चे को आ रहा है तो इसका मतलब बाकी बच्चों को भी आना चाहिए कहीं ना कहीं ऑप्शन, वहीं पे उसी टेस्ट को दोबारा ओपन करने। जो भी है नमन, थोड़ा सा आइडिया दे देना कि कहाँ दिख रहा है, कुछ आइडिया? सर एक आता है टेस्ट रिपोर्ट करके, उसमें आता है सारा क्या रैंक अच्छा, गाइस चेक करना, आपके में टेस्ट सर रिपोर्ट अभी या भी आफ्टर चेक कर टेस्ट। रहा हूँ सर मैं, उसमें तो सिर्फ रैंक दिखा रहा है, क्वेश्चंस तो कोई ऑप्शन करने का ऑप्शन नहीं है, और जो सबसे पहला पेपर होता है उसमें सोल्यूशन की कमिंग सून दिखा रहा है अभी भी। एक मैं चाहूँ सेकंड, तो क्या बोल स्क्रीन रहे शेयर हो? कर सकता हूँ आपके लिए। हाँ जरा ओपन करो, क्या बोल रहे हो आप? करूँ, स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, कर दो बेटा। नमन जरा गाइड करना, कहाँ पे आपको दिख रहा है ना, स्क्रीन देख के जरा सुशांत को। सर ये है डैशबोर्ड पे, यहाँ पे टेस्ट रिपोर्ट में जाएंगे ना, हाँ तो ये दो टेस्ट हुए हैं, जो सबसे नीचे वाला है ये वाला तो अभी लेटेस्ट हुआ है, जो पुराना वाला है ये है ऊपर वाला। हाँ, तो जरा टेस्ट 2 ओपन करना, व्यू रिपोर्ट करना। टेस्ट टेस्ट 2। हाँ, सर कर दिया ओपन। नीचे जाओ और नीचे ऑल इनकरेक्ट क्वेश्चन पे क्लिक करो। तो ग्राफ्स दिखा दे रहा है ये। ग्राफ्स हैं केवल? अच्छा, ऑल करेक्ट भी करोगे तो भी ग्राफ्स ही है। नमन कहाँ पे मिले थे, कुछ आइडिया? क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस में दिखा रहा है आपके कौन सा आंसर गलत है और कौन सा सही है। क्वेश्चन वाइज परफॉर्मेंस पे जाओ बेटा। सर इसमें तो आंसर्स दिखा रहा है, क्वेश्चन कैसे खुलेंगे एक हम वो पूछ रहे हैं सेकंड, ना। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, जरा इनमें से कहीं पे देखो क्लिकेबल लिंक है क्या क्वेश्चन नंबर 1 पे? किसी पे भी कोई क्वेश्चन सर क्लिक हो रहा क्लिक हो? कर, नहीं सर मैं तो पूरी स्क्रीन पे क्लिक कर रहा हूँ, कहीं क्लिक नहीं हो रहा। मुझे बच्चों ने बताया था कि वो क्वेश्चन नंबर पे क्लिक कर रहे हैं तो उनका वो क्वेश्चन क्लिक ओपन हो रहा है। नमन कहाँ पे क्लिक हो रहा था, कुछ आइडिया? कि यही दिख रहा था तुमको भी? यही दिख रहा था सर। अच्छा,
सर ये तो दिख चलो ही रहा ठीक है, है। हो सकता है तुम्हारे बैच के लिए भी अपडेट नहीं हुआ, दूसरे बैचेस में दिखने लगा है, आप क्वेश्चन पे क्लिक करते हो तो आप करेक्ट और उस पर कर सकते हो। चलो कोई नहीं, आ जाएगा रिव्यू के लिए। आमिर सर, यस सर। यस सर। कुछ आइडिया है आपको इस बारे में? सर इस बारे में मैं आगे डिस्कस कर लेता हूँ तो बच्चों को आ जाएगा राइट। हाँ, क्योंकि आई थिंक 12th वाले बैचेस में ये चीज स्टार्ट हो गई है, तो एक बार मेरे को हर्ष सर या कमल सर से डिस्कस करके बताना है ना। राइट सर। ओके, चलो ओके। चलो गाइस, आ जाएगा आपको ऑप्शन, क्योंकि ये धीमे धीमे ये आ रहा है बाकी बैचेस में भी। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी धीमे धीमे आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा डेफिनेटली, लेटर और सूनर जैसा भी है। ठीक है, अभी के लिए चलो नहीं है तो अपन क्या ही कर सकते हैं। चलो, पेपर कैसा था फिजिक्स का? अच्छा था सर। फिजिक्स के मार्क्स पता चल रहे थे, कैसे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स थे? हाँ सर। चलो भैया, फिजिक्स में कौन कितने ला रहा है बताया कोई? हाई आपने अपने मार्क्स जरा बता देना भाई, जल्दी से चैट बॉक्स में मार्क्स लिख देना, जितने लोगों ने टेस्ट दिया उसमें फिजिक्स से मार्क्स कितने आ रहे हैं क्विकली। मदन 90, मदन का नंबर क्या है? सदन। शशांक 145, योगिता, योगिता का नाम भूल गया, कामाक्षी राइट, प्रथम 109, शिवम 126, पार्थ 129, रिचा 142, वेरी गुड, हर्षित 156, वेरी गुड। बाकी लोगों ने टेस्ट नहीं दिया। नमन 110। जल्दी से टोटल का मार्क्स जरा भेजें सारे बच्चे, टोटल जिसको याद भी नहीं हुआ अप्रोक्सीमेटली कितना आ रहा था, लगभग एग्जैक्ट मार्क्स जरूरी नहीं कि एग्जैक्ट लिख दें, जितना भी आपका। मदन 272 काफी कम है, पार्थ 505 बाउंड्री पे, हर्षित 563 ऑलमोस्ट बाउंड्री क्रॉस कर रहा, प्रथम 465 थोड़ा सा मैथ और, शिव कुमार 572, जतिन 507, शशांक 405, शशांक तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट में कम है, जेरिन 435, जतिन फिजिक्स 80, दीक्षा 570, वेरी गुड, नमन 359 कम है, नमन काफी, कामाक्षी 425 कम है, रिचा 517, रिचा बाकी सब्जेक्ट में कम रह गए तुम्हारे, प्रीति 573, वेरी गुड। चलो आपको एक आइडिया दे देता हूं मैं, है ना, और उम्मीद करता हूं कि इसमें किसी भी तरीके की कोई चीटिंग नहीं की गई होगी। ठीक है, तो आपको एक चीज बता दूं, देखो यार, टेस्ट की बात करूं तो फिजिक्स में आपके 130 140 ऑन एन एवरेज आने चाहिए हर टेस्ट में। अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए मिनिमम 130 140 और आ सकते हैं। अगर पहले टेस्ट में स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट में इतने कम आ रहे हैं, इसका मतलब समझ लो आप बहुत बेसिक टेस्ट हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और आप उसी में कम स्कोर कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस नहीं हो रही, कहीं ना कहीं डीपीपी सॉल्व नहीं कर रहे हो। अगर डीपीपी भी ढंग से सॉल्व करोगे तो आपके मार्क्स बड़े आराम से आ जाएंगे, एक चीज। दूसरा, आपने बोला ओवरऑल 550 प्लस लाने हैं आपको, ध्यान रखें नीट में, तो जो 500 क्रॉस कर रहे हैं, 500 के अराउंड आ रहे हैं, तो उनको मैं बोलूंगा थोड़ी सी मैथ करो, 550 प्लस लाना स्टार्ट करो हर टेस्ट में। ऐसा नहीं कि पहले 2 टेस्ट में आ गए 550 यार मैं तो नीट क्लियर कर रहा हूँ, भाई साहब हर टेस्ट में 550 प्लस लाने हैं। तो जहां जो सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं उस सब्जेक्ट को थोड़ा ज्यादा फोकस करें और अपने मार्क्स को इंक्रीज करें। मैं कह रहा हूँ सर 550 मार्क्स लाना बहुत कठिन नहीं है, 550 प्लस लाना ही लाना है अगर आपको नीट में सिलेक्शन चाहिए है। मैं एक जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 550 पे जाके आपको कोई ना कोई अच्छी सीट मिल जाती है। बाकी कैटेगरी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ध्यान रखेंगे कि सर थोड़ा बहुत ओबीसी में स्पेशली आप बोलते हो कि बहुत थोड़ा ही डिफरेंस होता है, एससी एसटी में थोड़ा 10-20 मार्क्स का डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इस चीज को भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे और मेहनत करेंगे और क्या है।
बाकी जब रिव्यू टेस्ट आपके स्टार्ट हो जाएंगे तब अपन उसमें जो भी डाउट्स होंगे हम डिस्कस कर लेंगे। मैंने ऑलरेडी बात कर रखी है आईटी टीम से, तो उन्होंने कुछ फेजेस में शायद वो काम कर रहे हैं, उनके ऊपर भी काफ़ी लोड है। ऑनलाइन आपको देखने को समझ में आएगी, सडनली इतनी सारी चीज़ें ऑनलाइन हमको करनी पड़ी हैं, ठीक है, हम लोग ऑफलाइन चल रहे थे, तो धीमे धीमे करके वो चीज़ें ऐड कर रहे हैं। कुछ बैचेस के लिए रिव्यू वाले ऑप्शंस ओपन हो गए हैं, कुछ बैचेस के लिए भी शायद पेंडिंग है, तो आपके लिए भी वो ओपन हो जाएंगे एज सून एज पॉसिबल, ताकि आप भी उन क्वेश्चंस को डिस्कस करें, बिकॉज़ ये इवैल्यूएशन इज वेरी वेरी मच नेसेसरी। चलो फिर आज आगे बढ़ते हैं। मेरे को जरा बताओ कि बातें कहाँ तक पहुंच गई थी, क्या पढ़ा था लास्ट क्लास में? बोलो बोलो जल्दी बोलो यार। सर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमने पढ़ लिया था, राइट? कोई दिक्कत है उसमें? एनी डाउट्स इन दैट पोर्शन? अगर डीपीपी नहीं की होगी मैंने अभी तक आपको, ठीक है। चलो आज की क्लास के बाद आपको मैं डीपीपी दे दूंगा मोशन इन प्लेन की, ठीक है। तो उसमें मोशन इन प्लेन के सारे क्वेश्चंस होंगे, आप उसकी प्रैक्टिस कर पाएंगे। मैंने टेस्ट की वजह से आपको डीपीपी नहीं की थी, बिकॉज़ आपका टेस्ट कंडक्ट होना था वेडनेसडे को। चलो कोई डाउट नहीं है सर्कुलर मोशन में, किसी भी तरीके कोई डाउट नहीं किसी को? श्योर है? चलो तो आज हम बात करेंगे रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशंस, ठीक है। रिलेटिव मोशन इन 2D की बात कर लेंगे। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको याद हो पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड आउट करना आता है, आप ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं। ये एक पॉइंट है ए जिसका पोजीशन वेक्टर है आर ए। सिमिलरली आपने बोला ये एक पॉइंट है बी जिसका पोजीशन वेक्टर है आर बी। ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन वेक्टर ऐसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इनके कोऑर्डिनेट्स के बारे में हमने बातें की थी। अगर मुझे पोजीशन वेक्टर देखो, ये दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ए से लेकर बी की तरफ जब एरो ड्रॉ करते हैं तो दैट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, या रिलेटिव टू ए भी बोलते हैं। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू आरबी माइनस आर ए। इसको अगर मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या जाता था, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। अगर मैं एक्सीलरेशन रिलेटिव की बात करें तो एक्सीलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता था सर, एक्सीलरेशन ऑफ बी माइनस एक्सीलरेशन ऑफ ए। ऑलमोस्ट सारी बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं 1D में, ठीक है। एग्जैक्टली ये वैसी चलती हैं। अब हमने कहा सर इसी को अप्लाई करना है हमको, क्या करते हैं सर, रिलेटिव मोशन का करने का सबसे सिंपल तरीका कि किसी एक बॉडी को क्या मान लेते हैं हम, रेस्ट पे मान लेते हैं, और सारी वैल्यूज उसी बॉडी के रिस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हुए चले जाते हैं। मैंने कहा फॉर एग्जांपल एक अच्छा सा एग्जांपल नीट का है हुआ है, उस नीट में एक पार्ट आया था, मैं पूरा क्वेश्चन करता हूं। मैंने कहा सपोज दैट ये एक बॉडी है ए, दिस ए इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद 10 मीटर पर सेकंड इन द वेस्ट डायरेक्शन। इससे 100 मीटर साउथ में सर ये दूसरी बॉडी है बी, 100 मीटर साउथ में, ठीक है, यहां से नीचे साउथ में एक दूसरी बॉडी है दैट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्थ with 10 meter per second. Clear? Question समझिएगा। A is moving in the west direction with 10 meter per second and B is moving in the upward direction. Upward मतलब towards the north direction, not upward. North direction with speed this. मेरे को ये बताना है कि सर closest distance between A का हो कितनी होगी? Closest distance between A and B and after what time? ये मेरा डाउट है, क्वेश्चन। अब जरा देखो ए इधर की तरफ चलता चला जाएगा, बी ऊपर की तरफ चलता चला जाएगा। मुझे बताना है कि ये दोनों सबसे क्लोजेस्ट कब आएंगे, एक दूसरे के सबसे क्लोजेस्ट कब आएंगे। तो मैंने ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या, किसी एक को मैं रेस्ट पे मान लेता हूँ। मैंने किसको रेस्ट पे मान लिया, एज्यूम कर लिया सर इसको रेस्ट पे मान लिया, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे सर, अगर मैं रेस्ट पे, देखो भाई मैं तो ऐसे चला जा रहा हूँ, लेकिन मैं नीचे से ऊपर आती हुई बॉडी को जब मैं देखूंगा तो मुझे एग्जैक्टली ऊपर आती हुई नहीं दिखेगी, क्योंकि मेरी वेलोसिटी की वजह से भी कुछ डायरेक्शन चेंज होती हुई लगेगी, है ना। फॉर एग्जांपल ट्रेन में बैठे होते तो आपको क्या लगता है, ट्रीज आर रनिंग बैक, बट एक्चुअली ट्रीज आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दैट इज बिकॉज़ यू आर मूविंग। सेम आप बोलोगे कि आपको भी ऐसे दिखेगा, बट आपको अपना मोशन पता नहीं चलता है। अगर हमने बोला कि सर ए को हम रेस्ट पे मान लेंगे तो हमें सारी चीजें क्या चाहिए,
हमको फाइंड आउट करनी पड़ेगी वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ b माइनस वेलोसिटी ऑफ a। ऐसे लिखोगे आप। मैंने कहा सर a के रिस्पेक्ट में b की वेलोसिटी निकालो, कितनी आएगी? आप बोलोगे देखो वेलोसिटी ऑफ b किधर है? ऊपर की तरफ, माइनस वेलोसिटी ऑफ a किधर है? इधर की तरफ। बट आपको क्या चाहिए? इसको मैं अगर यहाँ ऐसे बना दूं तो ये क्या होगा? माइनस ऑफ b हो जाएगा। ऐसा नो? आपने बोला कि सर एक्चुअली मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ b प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। ऐसे भी लिख सकता हूँ, मुझे आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a चाहिए, दैट कैन बी फाउंड एज वेलोसिटी ऑफ b प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a। मैं कहा वेलोसिटी ऑफ a अगर ये है तो माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ a किधर होगा? ये होगा। और ये क्या है सर? ये वेलोसिटी ऑफ b है। तो मैंने कहा सर अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ b चाहिए तो इन दोनों का क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो मतलब इन दोनों का क्या चाहिए? रिजल्टेंट चाहिए। तो ये आएगा। So this is velocity of b with respect to a in this direction. It means a को b किधर जाता हुआ दिखेगा? इधर। This is the path which a will feel कि body b जो है वो ऐसे चला जा रहा है। बॉडी b एक्चुअली ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ जा रहा है, बट इसको a को कैसे लगेगा कि बॉडी b is moving in this direction because the velocity of b with respect to a is along this direction. और a तो खुद कैसा है? रेस्ट पे है। तो a को क्या लगेगा कि सर वेलोसिटी ऑफ b कैसे चला जा रहा है? इस तरीके से चला जा रहा है। मैंने बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर इसका मैग्नीट्यूड 10 था, इसका मैग्नीट्यूड भी 10 था। तो आप बोलोगे सर इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? सर आप अगर वेक्टर सम करोगे तो देखो दो 90 डिग्री पर है, 90 डिग्री पे हैं दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे इक्वल है। तो आपको याद होना चाहिए जब 90 डिग्री पे होता है तो कितना होता है? √2 टाइम्स ऑफ a हो जाता है। मैंने आपको एक याद हो तो एक फिगर बना के दिया हुआ है। तो आप बोलोगे इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? √2 टाइम 10√2 टाइम्स 10√2 मीटर पर सेकंड। और क्योंकि ये दोनों मैग्नीट्यूड इक्वल है तो आप अगर एंगल भी निकालोगे तो ये 45 आएगा और ये 45 आएगा। सर वेक्टर के प्रॉपर हमने रूल्स पढ़ रखे हैं, वहां पे जाके अप्लाई करना। आपके एंगल कितना आएगा? 45 डिग्री आएगा। तो मतलब ये एंगल भी कितना आएगा? 45 आएगा। अब जरा देखो a तो यहीं पे बैठा हुआ है ना, a को क्या लग रहा है? मैं तो यहीं बैठा हुआ हूँ, ठीक है। तो आप बोलोगे सर b आपका कब दिखेगा? b आपको क्लोजेस्ट कब होगा? जब आप बोलोगे सर a के परपेंडिकुलर आ जाएगा ये। जब b यहाँ पहुंचेगा तब आप बोलोगे दिस इज द क्लोजेस्ट डिस्टेंस। इस पाथ पे a के क्लोजेस्ट पॉइंट कौन सा होगा? ये वाला। परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखा है ना, इस लाइन पे परपेंडिकुलर इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। तो आप बोलोगे दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू पॉइंट्स। मैंने कहा ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है तो आपको मालूम है ये डिस्टेंस कितनी है? 100। ये डिस्टेंस आप निकाल पाओगे 100 cos 45 और ये डिस्टेंस कितनी निकाल पाओगे? 100 sin 45। तो मैं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? क्लियर है? देख लो भाई साहब, ये राइट एंगल ट्रायंगल, ये डिस्टेंस 100 है, ये एंगल 45 डिग्री है। तो ये डिस्टेंस आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में सॉल्व करोगे तो कितनी है? 100 sin 45 दैट इज sin 45 डिग्री इज 1/√2। सो द आंसर विल कम एट 50√2 मीटर। तो ये आ गया आपका क्लोजेस्ट डिस्टेंस का। नीट में आया वो क्वेश्चन है ये। मैंने कहा कितने टाइम बाद ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी? तो आप बोलोगे जितने टाइम में ये बॉडी यहाँ पहुंच गई होगी, यहाँ से यहाँ जाने में उसे जितना टाइम लगा होगा वही तो मुझे चाहिए। मैं कहा देखो यहाँ से यहाँ किस स्पीड से जा रहा है? v भी स्पीड से जा रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी वाला कांसेप्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये रिलेटिव डायरेक्शन ही तो है। तो ये डिस्टेंस कितनी है? मैंने कहा देखो 100 cos 45। तो ये डिस्टेंस कितनी है? 100 cos 45। टाइम निकालना है तो आप क्या बोल दोगे सर? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। और ये डिस्टेंस भी कितनी आएगी? 100 cos 45 दैट इज 50√2 अगेन। और स्पीड कितनी? v भी है, इस वेलोसिटी से चले जा रहे हैं डायरेक्शन में। तो यहां से यहां जाने में स्पीड कितनी चल रही है? 10√2 दैट इज इक्वल टू 5 सेकंड। कोई दिक्कत इसमें? यार चैट बॉक्स में यार जब तक मस्ती मत किया करो यार। That was not correct. What is not correct? प्रीति 10√2 तो आ रहा है। Why it is not correct? मैं तो चैट बॉक्स में क्या मस्ती मार रहा था। सामने बोला तो चैट बॉक्स समझते हो, मुझे बार-बार डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, मैं बार-बार करके देख लेता हूँ।
आप इसी बेटा क्या करेक्ट नहीं है? उसको बोल दो, अब चैट बॉक्स में भी लिखेंगे, मैं बोल नहीं पा रही तो चलो व्हाटएवर। क्लियर है बात? इसमें किसी कोई डाउट? कि नीट का आया हुआ एक क्वेश्चन है ना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ था नीट में, मैंने पूरा क्वेश्चन करा दिया कि सर पूरा क्वेश्चन कैसे करता है। तो इस तरीके से आपको अप्रोच करना है। आगे बढ़े यार, उसको बोलो यार चुपचाप बैठे जो शांति से, जैसे भैया मातम में आए हो किसी के। यस सर, यस सर, यस सर। समझते जाओ भाई, जहाँ पे जाओगे पूछते जाना, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो, इसी की और एप्लीकेशन होती है जिसको हम बोलते हैं रेन मैन प्रॉब्लम। और रेन मैन प्रॉब्लम आपने बोला कि जब आप बारिश होती है तो आप जब चलते हो तो आपको छाता किस जगह पे करके चलूं, किस एंगल पे लेके चलूं कि आपको बारिश से बचा सके छाता। हमेशा हम वर्टिकल अपवर्ड नहीं लेते हैं, हम किसी एंगल पे लेते हैं छाता, ठीक है। तो किस एंगल पे लेके चलना है, बस वही हमको फाइंड आउट करना होता है। डेली लाइफ की प्रॉब्लम है। मैंने कहा देखो इसका मतलब क्या, अगर ये एक पर्सन है, अगर ये छाता लेके जा रहा है, ये छाता किस डायरेक्शन पे रखे कि ये बारिश से बच जाए, तो सीधी सी बात है सर, ये उस डायरेक्शन में रखेगा जिस डायरेक्शन में इसको रेन आती हुई दिखाई देगी। भाई मेरे रिस्पेक्ट में रेन जहां आएगी मैं उसी डायरेक्शन में तो छाता रखूंगा। तो बेसिकली आपको क्या पता करना है, पता है, वेलोसिटी ऑफ रेन इन विद रिस्पेक्ट टू मैन फाइंड आउट करना है। वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी आपको मिलेगी मैन की, उसी डायरेक्शन में आपको अपना छाता करना है। रेन की वेलोसिटी मैन को किस डायरेक्शन में आती हुई दिखेगी, जरा उसकी बात करें। मैंने कहा फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मैंने कहा मान लो रेन इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, जरूरी नहीं है, बट मैंने कहा मान लिया रेन किधर जा रही है, नीचे की तरफ गिर रही है, तो ये हो गई आपकी वेलोसिटी ऑफ रेन की डायरेक्शन। अ मैन इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन विद दिस वेलोसिटी दी है, मैन किधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन। आपने बोला कि सर मुझे छाता किस डायरेक्शन में रखूं, अपना अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखूं, तो आप कैसे बोलोगे? सर आपको क्या फाइंड आउट करना है? सर आपको फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन, एंड दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ रेन प्लस माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन। मैंने कहा कर लो भाई, रिजल्टेंट ले लो। तो देखो कैसे लोगे आपने कहा वेलोसिटी ऑफ रेन किधर है, नीचे की तरफ, वेलोसिटी ऑफ मैन किधर है, इधर की तरफ। आपको क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन में माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ एम का एडिशन करना है, तो मैंने कहा माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन किधर होगी। फिगर से ही बनते हैं प्रॉब्लम, आपको फिगर बनाने पड़ेंगे। सो बेसिकली आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, और इसको निकालने के लिए आपको इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर मिलेगा आपको? तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो आप छाता किधर रखोगे, इधर ही रखोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। आप बोलोगे सर ये वर्टिकल से कितने एंगल पर, मान लो थीटा एंगल है, ये एंगल देता है थीटा एंगल, तो वर्टिकल से कितने एंगल पर रखना है? मैंने कहा सर ये एंगल मैं निकाल सकता हूँ आराम से, ये राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करूंगा, वेक्टर्स हैं देखो भैया दोबारा से, तो यहाँ से अगर आप tan थीटा निकालोगे तो tan थीटा बन जाएगी परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी, bm के बराबर, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ केवल, अपॉन बेस कौन सा होगा, ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर होगा, br के बराबर। तो आप बोलोगे tan थीटा निकाल सकते हो, फिर थीटा क्या है सर, वर्टिकल से कितने एंगल पे आपने अम्ब्रेला को रखा हुआ है, वो हम इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कुछ रटना नहीं है, ना ही ये फॉर्मूला रटना है, ना ही ये रटना है, ना ही कुछ रटना है। रटना है तो बस ये रखना है कि रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट करने का तरीका क्या होगा। अगर आपको वो चीज आती है तो मेरे हिसाब से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है, कर पाओगे? मैं कोई फॉर्मूला आपको रटवा नहीं रहा हूँ,
ना मैंने इससे पहले वाली प्रॉब्लम में रटवाया, ना मैं यहाँ रटवाऊंगा। मैं कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ प्रॉब्लम आपको कैसे सॉल्व करनी है वो सिखा रहा हूँ। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करते रहोगे कम टाइम में आप हमेशा सही करके आओगे। और अगर फॉर्मूला रटने की कोशिश करेगी, टाइम भले ही आप कम में कर दो लेकिन उसके गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसा टाइम बचा के भी हम क्या करें, हमें अपनी मिस्टेक्स कम करनी है। तो ये तो हो गया रेनमैन कॉलम की हमें किस तरीके से सॉल्व करना है। कोई मुझसे पूछ ले कि कितनी होगी रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, तो सर आराम से निकाल सकते हो। दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालना हमको आता है, हम उसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, डायरेक्शन हमने ऑलरेडी निकाली हुई है। वर्टिकल से कितने एंगल पे हमको आपका अम्ब्रेला रखना है वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय जस्ट अप्लाइंग दी फिगर। फिगर अगर हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया तो हम बड़े आराम से कर पाएंगे। टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन लेट्स मूव फॉरवर्ड। कामाक्षी कुछ बोलना चाह रहे हो? तो किताब कामाक्षी बोलना चाह रहे हो, आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, बाकी लोग आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है आपकी आवाज। सर ये डिस्टर्बेंस हो रहा है सर बहुत। किसका, मेरा? पता नहीं सर किस तरफ डिस्टर्बेंस आ रहा है सर बहुत ज्यादा। मेरी आवाज आपको सही आ रही है ना? हाँ अब आ रही है। हाँ तो मे बी वो किसी और ने अनम्यूट कर रखा था, कामाक्षी ने उसकी वजह से कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा होगा, क्योंकि मुझे उसकी आवाज नहीं आ रही थी एंड शी वांटेड टू से समथिंग। ये 2D कुछ प्रॉब्लम्स है, मैंने कहा एक और करा देता हूँ, एक और तरीका होता है। वैसे तो मैंने कहा देखो ये सब क्या है, अगर आपको बेसिक कंसेप्ट आ गया तो मुझे अलग अलग क्या प्रॉब्लम्स ही बनाइए, सॉल्व करना आपको आना चाहिए। मैंने कहा चलो एक और करा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं रेन और रिवर बोर्ड प्रॉब्लम, रिवर बोर्ड या रिवर स्विमर प्रॉब्लम भी होता है। देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसमें एक चीज देखो, ये रिवर है मान लो, दिस इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। वी स्पीड से रिवर इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। योगिता मतलब कामाक्षी सेइंग दैट बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस आ रहा है मेरी साइड से, ऐसा है क्या? बाकी लोग गाइस? नहीं सर मुझे नहीं आ रहा। सॉर्टेड है सर। कामाक्षी आप अपने आप को जरा एक बार रिकनेक्ट करके देखो, शायद क्योंकि आपकी आवाज हमारे पास नहीं आ रही थी तो हो सकता है कि आपके एंड पे कोई इश्यू हो। बाकी लोगों को अगर आवाज क्लियर आ रही है इट मींस मेरे एंड पे इश्यू ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो एक बार आप रिकनेक्ट कर सकते हो, शायद आपके एंड पे कोई इश्यू आ रहा हो। चलो तो मैंने कहा सर अच्छा ध्यान रखना कि सर एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होती है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी का कांसेप्ट बताना चाहिए सर। एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो वेलोसिटी होती है जो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को दिखेगी, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। मैंने कहा सर एक स्टेटमेंट बोला जाता है, अ मैन कैन स्विम विद 5 मीटर पर सेकंड, अ मैन कैन स्विम विद 5 मीटर पर सेकंड इन द स्टिल वाटर। ये बताओ ये मैन की एब्सोल्यूट वेलोसिटी है या रिलेटिव वेलोसिटी है? एनीवन? एब्सोल्यूट वेलोसिटी। एनीवन एल्स? तो मैं आपको बता दूं, एक गांठ बांध लो, लिख लो, जो से भी करना है तो लिख लो। अ मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड इन स्टिल वाटर इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। वो रिवर के रिस्पेक्ट में इतनी स्पीड से तैर सकता है। एब्सोल्यूट वेलोसिटी वो होती है जो एक्चुअल स्पीड या वेलोसिटी एक ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को दिखेगी। ध्यान रखें इस चीज को, ठीक है। मैंने कहा अगर मैं यहाँ पे एक मैन को छोड़ दूं, सिंपल ऐसे छोड़ दूं, तो वो क्या होगा सर, दिस मैन इज स्विमिंग विद 0 स्पीड विद रिस्पेक्ट टू द स्टिल वाटर, बट रिवर इसको इधर की तरफ बहा ले जाएगी।
तो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदा क्या देखेगा, ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को दिखेगा कि यार दिस बॉडी इज मूविंग विद दिस स्पीड, सो दैट विल बी द एब्सोल्यूट वेलोसिटी। तो जब भी आप बोलना अ मैन कैन स्विम विद दिस स्पीड इन द स्टिल वाटर, हाईलाइट कर लो। दोबारा मुझसे अगर किसी ने इस बारे में गलती की या डाउट किया तो बहुत मुक्का मारना है मैंने, ठीक है। जब भी ये लिखा होता है कि सर स्टिल वाटर में इतनी स्पीड से तैर सकता है, तो वो हमेशा ध्यान रखना दैट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, मैंने कहा सर सीधी सी बात है, मैं अगर बोलूं ये मैन 5 मीटर पर सेकंड से तैर सकता है, बट इसकी एक्चुअल स्पीड इसको कितनी दिखेगी, 5 मीटर पर सेकंड, तो इसकी खुद की स्पीड होगी प्लस रिवर की स्पीड भी तो इसमें ऐड हो रही होगी, तो इसको क्या दिखेगी सर 5 प्लस वी आर। इसको जो दिखेगी ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को जो दिखती है उसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट, द वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड इज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब मैंने कहा सर इसकी जो विड्थ है वो डी है, यहाँ पे कोई एक स्विमर है, उसको ऑपोजिट एंड पे पहुंचना है। अगर उसको देखो, अगर ये बॉडी इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगी तो रिवर उसको इधर की तरफ लेके चली जाएगी, तो ये ऐसे चला जाएगा, है ना, क्योंकि रिवर इधर की तरफ लेके जा रहा है। हमेशा ध्यान रखना, जो मैन कोशिश करता है कि अगर मुझे ऑपोजिट एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचने की कोशिश करता है तो वो हमेशा ऐसे चलने की कोशिश करता है। जब वो ऐसे चलेगा तब उसकी टेंडेंसी है कि वो यहाँ पहुंच सकता है या यहाँ के किसी और पॉइंट पे पहुंच सकता है। अगर वो एग्जैक्टली ऑपोजिट चलना स्टार्ट करेगा तो कभी भी ऑपोजिट एंड पे नहीं पहुंचेगा, वो हमेशा आगे कहीं पहुंचेगा, ये श्योरिटी है। तो आप क्या बोलोगे, ये मैन इस स्पीड इधर की तरफ चलना स्टार्ट करेगा, मान लिया कि सर ये जो डायरेक्शन है परपेंडिकुलर टू दी फ्लो, इससे एंगल थीटा पे ये चलना स्टार्ट करेगा। ये क्या है सर, ये दे रहा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। किस स्पीड से चलना चालू करेगा, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर। मैंने कहा रिवर की वेलोसिटी किधर है, इधर की डायरेक्शन में, आप बोलोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर की तरफ है। अब जरा देखो, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालना है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो क्या है सर, वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। मुझे क्या चाहिए सर, ये एब्सोल्यूट वेलोसिटी चाहिए, जो कि मुझे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चाहिए। तो आप बोलोगे सर दैट विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये इसको जल्दी क्या है, तो आप बोलोगे जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है जो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दिखेगी वो ये होगी। और सारा मोशन तो हम यहाँ ग्राउंड पे खड़े होकर देख रहे हैं ना, जब ये बॉडी चलेगी तो कहाँ पहुंचेगी, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में स्टडी करेंगे हम। तो अब जरा देखो, मैंने कहा सर थोड़ा इजी लिखने के लिए हमने कहा मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, एक बार फिर से बता दो क्या हुआ बेटा, डिस्कनेक्ट हो गया था। बेटा क्या समझाऊं उसमें, बोल ऐसे डिस्कनेक्ट। सर आपने लास्ट ये बताया था कि मैन जब सीधा स्विम करना चाहेगा तो रिवर उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएगी। हाँ तो बेटा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर का फॉर्मूला लिखा है और यहाँ से मैंने एब्सोल्यूट वेलोसिटी निकाली है vm। ओके सर, दिख रहा है, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने, यहाँ से इससे इसमें कन्वर्ट कर दिया बस। ओके सर, ठीक है। मैंने कहा देखो मैं इजीनेस के लिए क्या कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ रिवर को v बोल देता हूँ, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर को क्या बोल देता हूँ, u बोल देता हूँ। लिखने में mr और r बार बार ना लिखना पड़े, उनके मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम ऐसे लिखे दे रहे हैं। अब जरा देखो, इस vmr के दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर की तरफ होगा, ठीक है, और एक इधर की तरफ होगा। ये इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, इसको मैं बोल देता हूँ u cos थीटा और इसको बोल देता हूँ u sin थीटा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये है वेलोसिटी vmr, तो ये vmr का कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा, इससे एंगल बन रहा है u cos थीटा और इस डायरेक्शन में कौन सा हो जाएगा u sin थीटा। मैंने कहा इस डायरेक्शन को मैं x मान लेता हूँ और ऊपर वाली डायरेक्शन को मैं y मान लेता हूँ। और vr को कैसे लिख सकते हो सर, vr का तो मैग्नीट्यूड कितना है, v ही है और वो x डायरेक्शन में है। तो अगर मुझे इनका रिजल्टेंट लेना है तो रिजल्टेंट ले सकते हैं, मैंने कहा लिख लो vm इज इक्वल टू vmr को क्या लिख सकते हो, u sin थीटा इधर की तरफ है, नेगेटिव y x की तरफ है और u cos थीटा ऊपर की तरफ है, तो आप ऐसे लिख सकते हो u sin थीटा माइनस i कैप प्लस u cos थीटा j कैप। vmr को देखो मैंने कैसे लिख दिया, वेक्टर फॉर्म में, u sin थीटा माइनस i कैप प्लस u cos थीटा
जे कैप लिख सकते हैं ना, आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं हो। मैंने कहा वी आर किधर है सर, वी आर इधर की तरफ है, तो वी आर को क्या लिख सकते हो, वी आई कैप। इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी दिक्कत हो तो पूछ लेना ये कैसे आ रहा है। मैं कह रहा आई कैप वाले सारे एक साथ ले लो, जब आई कैप वाले लोगे तो देखो ये आएगा v माइनस यू साइन थीटा आई कैप प्लस यू कॉस थीटा जे कैप। तो ये आ गई आपकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसके दो कंपोनेंट होंगे, आई कैप इस डायरेक्शन में और जे कैप इस डायरेक्शन में। अगर आपको दिख रहा होगा बेसिकली ये देखो, ये VMR है और ये V है, VR है। अगर मैं इनका रिजल्टेंट लेने बैठूं तो देखो इनका रिजल्टेंट ये आएगा VN, ठीक है। इन दोनों का रिजल्टेंट लोगे तो लगभग इधर आएगा। तो मतलब अगर मैं देखूं तो मुझे लगभग जो VM है वो देखो ग्राउंड पे खड़े हुए बंदे को कौन सी डायरेक्शन में जाता हुआ दिखेगा, ये बॉडी इधर यहाँ पहुंचेगा। ये किसकी डायरेक्शन हो गई है सर, ये VM की डायरेक्शन हो गई है। चलना स्टार्ट इधर किया, रिवर की वेलोसिटी अगर इधर है तो डेफिनेटली इधर की तरफ चला जाएगा, इधर की तरफ जाएगा और आप बोलोगे सर ये ऐसे यहाँ कहीं पहुंचेगा। ये जो डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट। जैसे हॉरिजॉन्टल रेंज होता है ना, मुझे जाना तो यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पर, बट एग्जैक्टली अपोजिट पॉइंट से कितना दूर गए उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। मैंने कहा जरा देखो कि सर कितने टाइम में मैं ऑपोजिट बैंक पे पहुंचूंगा, मुझे टाइम निकालना है। तो आप बोलोगे सर जितने टाइम में ये वाई डायरेक्शन वाली डिस्टेंस ट्रेवल होगी उतने टाइम में आप ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाओगे। वाई डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट कौन से कंपोनेंट से ट्रैवल होगी सर, वाई डायरेक्शन के कंपोनेंट से। वाई डायरेक्शन वाली डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, वाई वाला कंपोनेंट करेगा। एक्स वाली डिस्टेंस कौन ट्रैवल करेगा, एक्स वेलोसिटी कंपोनेंट करेगा। तो मैंने कहा सर अगर मैं बोलूं कि वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगा वो d, तो आप बोलोगे ऑपोजिट बैंक में पहुंच जाएगा। इसको बैंक बोलते हैं, ऑपोजिट बैंक, ठीक है। तो टाइम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, कौन सी वाली, वाई डायरेक्शन वाली। तो आप बोलोगे ये है टाइम का फॉर्मूला, t = d/u cos थीटा। इतने टाइम में ये बॉडी ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाएगी, ठीक है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर ड्रिफ्ट कैसे निकालोगे, जितने टाइम में ये बॉडी यहां से वहां पहुंचेगी उतने टाइम तक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना चल जाएगा, एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो जाएगा, उसी को तो आप ड्रिफ्ट बोलोगे। तो आप बोलोगे सर एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस ही तो ट्रैवल करना है, तो एक्स डायरेक्शन का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन की स्पीड इनटू टाइम। तो आप बोलोगे एक्स डायरेक्शन की स्पीड कितनी है, v - u sin थीटा इनटू टाइम। टाइम की वैल्यू रख दो तो ये कितना हो जाएगा, v - u sin थीटा इनटू d/u cos थीटा। ये तो आ गया आपकी ड्रिफ्ट। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई दिक्कत यार, कुछ तो बोलते रहो यार, एकदम आज एकदम मरे हुए बैठे हुए सबके साथ। नो सर। अब जरा देखो, मैंने बोला इसके दो केसेस होते हैं। केस 1, शॉर्टेस्ट टाइम में अगर किसी को पहुंचना है, सर मैं इस स्पीड से तैर सकता हूं, तो मैं किस एंगल पे जाऊं कि मैं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंच जाऊं, सबसे कम टाइम में मैं ऑपोजिट बैंक पे पहुंच जाऊं। तो आपने बोला शॉर्टेस्ट टाइम का फॉर्मूला क्या है, ये टाइम मिनिमम कब होगा, सही है, डिस्टेंस तो विड्थ है, ये तो चेंज नहीं हो रही है। ये मेरी स्पीड है जिससे मैं तैर सकता हूं, ये भी चेंज नहीं करना है। एंगल चेंज कर सकते हो आप। तो आपने बोला कि सर जब टाइम को मिनिमम करना है तो नीचे वाली टर्म को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। और cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 सर। 1। और वो कब होती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 0। तो अगर मैं थीटा 0 मतलब इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना स्टार्ट करूंगा तो मैं शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचूंगा तो मैं यहाँ कहीं, मैं एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंचूंगा नहीं, बट उस टाइम में आप बोलोगे मेरा जो ट्रैवलिंग टाइम होगा वो शॉर्टेस्ट होगा। तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए आप क्या बोलोगे, cos थीटा कितना होना चाहिए, 1। तो शॉर्टेस्ट टाइम कितना होगा, dy। फॉर शॉर्टेस्ट टाइम थीटा शुड बी 0। थीटा कितना होना चाहिए, 0 डिग्री। इट मींस
आप वेलोसिटी रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर चलना स्टार्ट करोगे तो आप सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में पहुंचेंगे। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई पूछे अच्छा शॉर्टेस्ट टाइम में ड्रिफ्ट कितना हुआ, अरे थीटा की वैल्यू 0 रख दो तो ड्रिफ्ट आ जाएगा इसमें। यहाँ थीटा की वैल्यू 0 रख दोगे तो क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट आ जाएगा, बड़े आराम से रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसका अगर स्क्रीनशॉट तो मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए वाली। मैंने कहा दूसरा केस क्या होता है, सेकंड केस क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, या फिर हम बोलते हैं एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब ट्रैवल होगी, जब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पहुंचोगे। देखो ये तो इतनी विड्थ तो आपको ट्रैवल करनी पड़ेगी ना, तो जब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पहुंच जाओगे तब आप बोलोगे कि सर आपकी जो डिस्टेंस होगी वो शॉर्टेस्ट होगी। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या बोलोगे, सर आपकी ड्रिफ्ट जब 0 हो जाए, जब आपकी ड्रिफ्ट क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो आप बोलोगे सर आपकी डिस्टेंस कितनी है, शॉर्टेस्ट है, तब आप एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड पे पहुंच जाओगे, है ना। तो मैंने कहा ड्रिफ्ट को 0 कर सकते हैं। देखो ये विड्थ 0 नहीं हो सकती, ये चीज इनफाइनाइट नहीं हो सकती, नीचे वाली टर्म तो इनफाइनाइट नहीं हो सकती, जब नीचे वाली टर्म इनफाइनाइट हो जाए तो ही 0 हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर ड्रिफ्ट 0 रखना है तो आपको ये क्वांटिटी को क्या रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा। अगर आपको ड्रिफ्ट क्या करना है, 0 करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे अगर ड्रिफ्ट को 0 करना है तो इसका मतलब v माइनस यू साइन थीटा को क्या रखना पड़ेगा, 0। और यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई है, देखो v बाई यू। जब साइन थीटा की वैल्यू v बाई यू होगी, मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तब आप बोलोगे उस एंगल पे जाओगे सच दैट साइन थीटा की वैल्यू v बाई यू होगी, तब आप बोलोगे कि सर आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचोगे। ठीक है, कैसे पहुंचोगे, एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंचोगे, या फिर आप बोलोगे उस केस में आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल करोगे। अब इसमें एक कैच है कि सर साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, साइन थीटा शुड बी लेस देन 1 या इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या हो, v by u should be less than equal to 1. It means v by should be less than u. मैंने कहा सर आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे तभी पहुंच सकते हो जब रिवर की वेलोसिटी स्विमर की जो रिलेटिव वेलोसिटी है उससे कम हो या उसके बराबर हो। अगर रिवर की स्पीड स्विमर की स्पीड से ज्यादा हुई, स्विमर जिस स्पीड से तैर सकता है उससे ज्यादा हुई, तो कभी आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे पहुंच ही नहीं सकते, वो आप आगे ही जाओगे कहीं ना कहीं। तो अगर रिवर की स्पीड स्विमर की स्पीड से कम है या बराबर है तो ही आप बोल सकते हो एक पर्टिकुलर एंगल पे चलोगे तो आप कहाँ पहुंच सकते हो, तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट पहुंच सकते हो। अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हुई स्विमर के रिलेटिव स्पीड से, तो फिर आप कभी भी एग्जैक्टली ऑपोजिट पॉइंट पे नहीं पहुंच सकते, बिकॉज अगर रिवर की स्पीड ज्यादा हो गई तो साइन थीटा 1 से बड़ा आ जाएगा, और साइन थीटा 1 से बड़ा पॉसिबल नहीं होता, इसका मतलब वो चीज आपकी पॉसिबल नहीं होगी। तो ये कुछ केसेस हैं, आपको याद रखना है। हालांकि क्वेश्चंस बहुत कम पूछे गए हैं इस पोर्शन से रिलेटेड वेलोसिटी से, जनरली क्वेश्चन प्रोजेक्टाइल वगैरह से ज्यादा पूछे जाते हैं, बट फिर भी पूछे गए हैं। इक्का दुक्का क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी 2-3 साल में, तो आपके साथ क्या हो कोई भरोसा नहीं है, इसलिए प्रिपेयर जरूर करके चलेंगे। ये कुछ केसेस हैं, अगर इतने केसेस आपने कर लिए तो आपके रिलेटिव वेलोसिटी वाले क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, नहीं तो फिर अपन आगे बढ़ेंगे, बट चुपचाप नहीं बैठ रहे, डाउट है तो पूछे जरूर गाइस। अरे कोई डाउट नहीं यार, अरे आज की बातें समझ में भी आ रही है या फिर चुपचाप बैठे हो सब? मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है सर। यस सर। चलो, तो ये तो वही बात है। ठीक है,
तो ये बातें आपकी मोशन प्लेन की बातें खत्म हो गई। अब आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आपने इतना कुछ कर लिया, इसी तरीके से क्वेश्चन सामने नोट्स रख के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो कभी भी गलतियां नहीं होंगी और आप कंसेप्ट सीख जाओगे। आपने नोट्स नहीं बनाए होंगे, आपके पास सामने नोट्स नहीं होंगे और क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे तो दिक्कत होगी। फिर मेरे से मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया। तो हमेशा नोट्स सामने होने चाहिए। जितने बार आपको नोट्स रेफर करने पड़े आप नोट्स को रेफर कर सकते हो बेझिझक। ये मत सोचो कि मैं नोट्स नहीं, 10 बार रेफर करना पड़ेगा 10 बार रेफर करो, बट नोट्स रेफर करके सॉल्व करो। फॉर्मूला लिख लिख के सॉल्व करोगे तभी गलतियां नहीं होगी। बोल बोल के कि सर देखो इसमें ये कांसेप्ट लग रहा है। हर क्वेश्चन का आपको पता चलना चाहिए कि कांसेप्ट क्या लग रहा है, आप कभी भी गलती नहीं करोगे। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट लें, फिर अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। So the next chapter is basically Newton's laws of motion. ठीक है, बेसिक लॉज आपको सबको आते हैं। चलिए, सो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की बात हम करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इनर्शिया की। व्हाट इज इनर्शिया? ठीक है, इनर्शिया क्या होता है? आपने बोला कि जब भी एक कोई बॉडी होती है, राइट, अगर मैं बोलूं मैं इस वक्त रेस्ट पे हूं और मुझे आपको मोशन में कराना है, तो आप जब मुझे धक्का दोगे तो डेफिनेटली आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी मैं मोशन में आऊंगा, अपने आप मोशन में नहीं आऊंगा। या एक ग्लास ऑफ वाटर है, ग्लास ऑफ वाटर अगर रखा हुआ है, ग्लास ऑफ वाटर अगर आपने रखा हुआ है, आप जिंदगी भर उसे वहीं रखा रहने दो, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ग्लास अपना मोशन चेंज नहीं करेगा, मतलब वो जिंदगी भर रेस्ट पर ही रहना चाहेगा। सिमिलरली अगर कोई बॉडी किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल का मतलब होता है उस सिस्टम के बाहर से, फॉर एग्जांपल आई एम इन द क्लासरूम, अगर मैं क्लासरूम में हूं, अगर मैं बोलूं कि ये क्लासरूम एक सिस्टम है, तो मुझे आपस के स्टूडेंट कभी भी फोर्स लगाते रहेंगे, आप बोलोगे सर सिस्टम का मोशन कभी भी चेंज नहीं हो सकता। अगर आपको सिस्टम के मोशन को चेंज कराना है, क्लासरूम से ज्यादा बेटर है मैं देता हूं सर, मैं एक बोट में, ठीक है, किसमें हूं? बोट में। ये बोट मैंने एक फ्रिक्शनलेस सरफेस वाटर पे रख दिया है, मैं खूब धक्का देता रहूं, या आप बोलो और भी अच्छा एग्जांपल देता हूं, कार में मैं 4 लोग बैठा हुआ हूं, कार में मैं खूब अंदर से धक्का मुक्की करता रहूं, क्या कार चलेगी? बताओ। कार को चलाने के लिए आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाना ही पड़ेगा, तभी जाके कार चलेगी, अदरवाइज कार नहीं चलेगी। फॉर द सेम रीजन आप बोलोगे कि अगर कार चल रही है तो आप सोचो अंदर वाले चारों लोग मिलके कोशिश कर लो बंद करने का, रोकने का। आप फ्रिक्शनलेस सरफेस पे चले जा रहे हो, आप जब तक नहीं रोक सकते जब तक कि कोई बाहर से एक्सटर्नल फोर्स कार पे नहीं लगे। ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर किसी भी बॉडी का अगर स्टेट ऑफ मोशन चेंज करना होता है तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। वो स्टेट ऑफ वो मोशन क्यों लगाना पड़ता है फोर्स? क्योंकि हर बॉडी की एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम बोलते हैं इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी, आप बोल सकते हो, जिसकी वजह से हर एक बॉडी की टेंडेंसी होती है टू कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। ठीक है, आप बोल सकते हो कि हर बॉडी चाहता है, जो रेस्ट पे है वो रेस्ट पे रहना चाहता है जिंदगी भर, और जो मोशन में है वो मोशन पे रहना चाहता है जिंदगी भर। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। समझ में आ रहा ना ये बातें? अरे यार बोला करो यार, तुम लोग कुछ नहीं बोल रहे हो, आज शांत कैसे बैठे हो यार? यस सर, आ रही है। यस सर, समझ आ रहा है ना, बेसिक बातें इनर्शिया। आप बोलते हो कि सर इनर्शिया 3 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये समझ में आया? अब इनर्शिया क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ मोशन, ऑफ डायरेक्शन, बातें एक ही हैं, बस बच्चों वाली डायरेक्शन में बता रही, वरना मैं बताना नहीं चाहता। रेस्ट पे कहने का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो जिंदगी भर रेस्ट पे रहने
रहती जब तक कि आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे, है ना। मैंने कहा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बस में खड़ा हुआ हूँ, जब मैं बस में खड़ा होता हूँ तो मैं रेस्ट पे हूँ, पूरी बस रेस्ट पे है, बस चलने लगी, ठीक है, तो बस चलने लगी तो क्या होगा सर, मेरी बॉडी की टेंडेंसी क्या होती है रेस्ट पे रहने की, मेरे पैर जो होते हैं वो बस के सरफेस से कनेक्टेड होते हैं, तो सर बस पे फोर्स लगा, बस आगे चली, बस ने मेरे पैरों पे फोर्स लगाया, मेरे पैर आगे चले गए, मेरी ऊपर वाली बॉडी में अभी कोई फोर्स ट्रांसफर नहीं हो पाया था, इसलिए मेरी बॉडी का मोशन में आई नहीं, वो रेस्ट पे थी, रेस्ट पे रहना चाहती थी, इसलिए वो बॉडी पीछे रह गई। तभी आप पीछे की तरफ गिरते हो, उसका रीजन क्या है, पैर तो आगे चले गए बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ द बस सरफेस, टच में थे, मैंने कहा सर टच में थे तो उन्होंने पैर को आगे खींच लिया, फोर्स लगा दिया तो फोर्स लग गया, जब तक फोर्स नहीं लगा तब तक आप रेस्ट पे जाते हैं, पैरों पे तो फोर्स लग गया, पैर आगे चले गए, ऊपर वाली बॉडी में भी वो फोर्स ट्रांसफर नहीं होता, इसलिए आप पीछे की तरफ गिरते हो कि नहीं गिरते हो, इसलिए बोला था कि आप ऊपर से भी पकड़ लो, आप जब ऊपर से पकड़ लोगे तो हाथों पे भी फोर्स लगेगा, तो हाथ भी आगे जाएंगे, पैर भी आगे जाएंगे, आपका बीच वाला पोर्शन में फिर भी कम फोर्स लगता है, तो कभी आपने देखा होगा तो आपका पीछे बीच वाला पोर्शन पीछे रह जाता है ना, सो दैट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। मैंने कहा कई सारे एग्जांपल है इनर्शिया ऑफ रेस्ट के, मैंने कहा फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी पेड़ से फ्रूट्स तोड़ने होते हैं तो आप पेड़ को हिला देते हो, तो क्या होता है, फ्रूट्स रेस्ट पे थे, पेड़ को आपने हिला दिया, पेड़ तो हिल गया, वो फोर्स फ्रूट पे नहीं कभी पहुंच पा रहा, तो क्या होता है कि सर वो पेड़ तो हिल जाता है अपनी जगह से, लेकिन फ्रूट्स वहीं रह जाता है, तो पेड़ इधर हो जाता है, तो इतनी पतली होती है डालियां कि वो रेस्ट पे रह जाते हैं और वो फ्रूट्स फिर उनसे अलग होकर गिर जाते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के। सिमिलरली इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है कि अगर मैं मोशन में हूं तो मोशन में ही रहना चाहता हूं लाइफ टाइम। जब चलती हुई बस में कांस्टेंट वेलोसिटी से आप चले जाते हैं तो आप बॉडी में खड़े थे, आप भी चले जा रहे हो, आपकी वेलोसिटी भी है, बस की वेलोसिटी आपकी वेलोसिटी है। अचानक से बस फोर्स लगाता है और एक्सेलरेशन करता है और वो रुक जाता है या स्लो डाउन होता है। तो जब अचानक से ब्रेक लग रहे होते हैं तो आपके क्या होते हैं, पैर फिर से टच में थे, पैरों पे फोर्स फिर से लग गया, तो पैर तो स्लो डाउन हो गए, तो इसीलिए वो पीछे रह गए। आपके ऊपर वाले मोशन, जो ऊपर वाली बॉडी है उसकी वेलोसिटी कम नहीं हुई, वो अभी भी आगे की तरफ चली गई, इसलिए आप जब ब्रेक लगते हैं तब आगे की तरफ गिरते हो। उसका रीजन क्या है, आपके ऊपर वाली बॉडी की जो वेलोसिटी है वो कम नहीं हुई, जबकि नीचे पैरों की वेलोसिटी कम हो जाती है, तो ऊपर वाला आगे चला जाता है जबकि पीछे रह जाते हैं पैर। दैट्स व्हाई यू फेल डाउन। सेम होता है डायरेक्शन में, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। जब भी आप सडनली कभी टर्न लेते हो, ये बस ऐसे चली जा रही थी, अगर बस ऐसे चली जा रही थी तो आप भी उसमें साथ में थे, आपकी वेलोसिटी किसी डायरेक्शन में थी, बस ने टर्न लिया, बस ने क्या लिया, टर्न लिया, बस पे तो फोर्स लग गया, बस ने तो टर्न ले लिया, आपकी बॉडी की टेंडेंसी थी कि आप सीधे चले जाओ, तो एक्चुअली आप कैसे थे, आप तो सीधे चले जा रहे थे, बस अंदर की तरफ चली गई टर्न होके, तो इसीलिए आपको क्या फील होता है, बाहर की तरफ गिर रहे हो। एक्चुअली आप बाहर की तरफ नहीं चल रहे हो, नीचे वाली बस किधर चली गई है, अंदर की तरफ चली गई, टर्न होके अंदर चली गई ना, ये रास्ता था, बस ऐसे चली जा रही है, टर्न होती है तो अंदर चली गई ना, आपकी बॉडी इसी रास्ते को फॉलो करने की कोशिश कर रही होती है, तो बॉडी बाहर की तरफ ही रह जाना चाहती है, इसीलिए यू फेल आउटवर्ड्स, क्योंकि बस कैसे चली गई है, अंदर की तरफ। So that is inertia of direction। तो ऐसे कई सारे इनर्शिया आप डिफाइन कर सकते हो। इनर्शिया का एक चीज ध्यान रखना है, इनर्शिया इज ओनली डिपेंडिंग ऑन मास। जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उतनी ज्यादा इनर्शिया होगी, बस सीधी सी बात है, और किसी चीज पे डिपेंड नहीं करेगा। दो ट्रक, एक ट्रक है एक कार है, दोनों अलग अलग स्पीड से मूव कर रहे हैं, आप बोलोगे सर जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया ज्यादा होगा, बात खत्म। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अब गैलीलियो ने क्या बोला था, इसी को उसने लॉ में कन्वर्ट करके गैलीलियो ने कि सर व्हेनेवर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी अपनी स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट को चेंज नहीं करेगा। गैलीलियो ने दिया था ये लॉ, और न्यूटन ने उसको बाद में अपने नाम से थोड़ी सी उसमें टॉपिंग करके, केक के ऊपर वो कहते हैं ना आइसिंग और टॉपिंग करके, अपने नाम से उसको न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बना दिया। ठीक है, आई होप आपको पता होगा, मैं स्टेटमेंट एक बार बोल दे रहा हूँ, अगर नहीं पता है तो आप चाहो तो लिख भी सकते हो। ये क्या बोलता है कि सर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, अ बॉडी एट रेस्ट और मूविंग विल कीप कंटिन्यू इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट until unless a net external force is acting on the body। मेरा डेफिनेशन आपको कहीं लिखनी नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में देख सुन, अगर याद रखोगे अपनी लैंग्वेज में वहां लिख लो कि जब तक बॉडी के ऊपर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाए तब तक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं करेगा। आप इस लैंग्वेज में लिख लोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा। फिर से कोई चैट बॉक्स में कुछ लिख रहा है,
अपने स्क्रीन में तो मैं वैसे ही कुछ ज्यादा कुछ नहीं लिखता हूँ। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि एक बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि उसके ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। इसी तरीके आपने हिंदी में लिखना, आपने हिंदी में लिख लेना बेटा। अगर ये याद लिख लिया आपका, मैं कहता हूँ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन याद हो जाएगा, वरना गलती कर जाओगे। हाँ सर, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में भी गलती कर जाओगे, मैं जानता हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ पे जाने से पहले एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है? एक m मास की बॉडी अगर v स्पीड से चल रही होती है तो आप बोलते हो सर एक लीनियर मोमेंटम p वेक्टर को हम डिफाइन करते हैं, दैट इज इक्वल टू m इनटू v वेक्टर। इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? देखो ये तो मास एक कांस्टेंट है ना, स्केलर क्वांटिटी। आप बोलोगे जो डायरेक्शन वेलोसिटी की होगी वही लीनियर मोमेंटम की होगी। कोई मुझसे पूछे इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? सर एसआई यूनिट होगी आपकी किलोग्राम मीटर पर सेकंड। आगे जाके देखो इसको न्यूटन पर सेकंड भी बोल देंगे, ठीक है। सॉरी, न्यूटन सेकंड, न्यूटन इनटू सेकंड। मैंने कहा सर अगर कोई डायरेक्शन की बात करोगे तो डायरेक्शन ऑफ p, जो p वेक्टर होगा सेम एज वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। जो वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन होगी जिस डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। तो ये बेसिक बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। इसका स्क्रीनशॉट तो आगे बढ़ते हैं। मैं कहा सर सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या बोलता है? फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। जब भी हम बात करें एफ एक्सटर्नल लिख रहे होंगे, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू डीपी बाय डीटी। सेकेंड लॉ अपने स्टेटमेंट अपने लैंग्वेज में कैसे लिखना है? किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स, अब हम आगे से बार बार एक्सटर्नल नहीं लिखेंगे या बार बार हम नेट नहीं लिखेंगे, बट जब भी हम एफ लिख रहे होंगे इसका मतलब हम बात करेंगे नेट एक्सटर्नल फोर्स की। नेट का मतलब क्या होता है? 4-5 फोर्सेस लग रहे होंगे तो उनका रिजल्टेंट की बात कर रहे होंगे। वेक्टर है, फोर्स कैसा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे होंगे तो हम उनके रिजल्टेंट की बात कर रहे होंगे जब भी हम फोर्स की बात करेंगे। वैसे तो हम लिखते ही हैं मैक्सिमम टाइम नेट एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं, बट फिर भी अगर नहीं हम बोल रहे हैं तो समझ जाना हम उसी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा अब किसी बॉडी पे कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया है तो वो एक्सटर्नल फोर्स का जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितनी तेजी से उसका लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा होगा उतना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाया गया होगा। इट मींस जितनी तेजी से हम फोर्स लगाएंगे, जितना ज्यादा फोर्स हम लगाएंगे, उसका मतलब उसका मोशन उतनी तेजी से चेंज होगा। ऑब्वियस सी बात है। अगर एक बॉडी रेस्ट पर है, अगर बहुत ज्यादा फोर्स लगाओगे तो उसमें बहुत ज्यादा मोमेंटम आ जाएगा, बहुत ज्यादा वेलोसिटी आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आया ना? तो आप बोलोगे सर, और जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम चेंज होगा उसके मोमेंटम में, तो आप बोलोगे नेट एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। दिस इज द सेकंड लॉ। लिख लो अपनी लैंग्वेज में, the net external force acting on the body is directly proportional to the rate of change of linear momentum। ठीक है, जो भी एक्सटर्नल फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन करा तो कांस्टेंट जो आता है वो ऐसा यूनिट में 1 ही आता है, ठीक है। तो जो नेट एक्सटर्नल फोर्स का डायरेक्टली लिख देते हो वो किसके बराबर हो जाता है? dp बाय dt। ये आपका सेकंड लॉ हो जाता है। मैंने कहा सर dp बाय dt को आप लिख सकते हो m into v बाय dt, ऐसा लिख सकते हो। अब आप बोलोगे सर ये दो चीजों का प्रोडक्ट है,
m into v, और अगर उसको डिफरेंशिएट करना है तो आपको प्रोडक्ट वाला रूल लगाना पड़ेगा डिफरेंशिएशन में। आई होप दिस इज क्लियर। तो मैंने कहा इसको मैं ब्रेक करूंगा तो कैसे लिख सकता हूँ, पहले वाले का पहले क्या लिखोगे ऐसे, और पहले वाले का डिफरेंशिएशन प्लस आप पहले वाला एडिटिव और दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन। आई होप ये डिफरेंशिएशन में हम पढ़ चुके हैं। तो जो F एक्सटर्नल फोर्स है वो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला बन जाएगा। अब क्या होगा सर, पहला केस 1, when m is constant, मास कांस्टेंट होगा। अगर मास कांस्टेंट होगा तो dm by dt क्या हो जाएगा, 0। चेंज इन मास कितना हो जाएगा, 0। 95-98% प्रॉब्लम में हमारी बॉडी का मास चेंज नहीं होता। तो हम मैक्सिमम केस में क्या बोलते हैं सर, हम यही बोलते हैं कि मास कैसा होता है, कांस्टेंट। तो ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी, 0, है ना। तो आप बोलोगे जो एक्सटर्नल फोर्स होता है दैट इज इक्वल टू m into dv by dt। और dv by dt क्या होता है सर, एक्सेलरेशन। यस, m into a, ये फोर्स इक्वल टू m into a। ये सेकंड लॉ नहीं है, सेकंड लॉ ये, सेकंड लॉ ये सेकंड लॉ का एक केस है जब मास कैसा हो, कांस्टेंट हो, ध्यान रखेंगे। हाँ, मैक्सिमम टाइम हमारा यही लॉ चलता रहता है, F इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। बट दिस इज डन वन केस जब मास कैसा हो, कांस्टेंट हो। मास भी वेरिएबल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। तो आप बोलोगे, अगर कोई मुझसे बोले F इक्वल टू m सेकंड लॉ है, ये सेकंड लॉ का सिर्फ एक पोर्शन है, एक पार्ट है। पूरा सेकंड लॉ इससे नहीं डिफाइन होता है, पूरा सेकंड लॉ ये है, पूरा सेकंड लॉ ये है, ठीक है। तो कई बार आपसे ऐसी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। मैंने कहा केस 2, अगर v कांस्टेंट ले लो, अगर v कांस्टेंट ले लोगे मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो आप बोलोगे dv कितना हो जाएगा, 0। अगर dv 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा तो फोर्स कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल, दैट इज इक्वल टू v into vm by dt, ठीक है। ये वेरिएबल मास सिस्टम जो होता है उसमें ये लगता है ये वाला फॉर्मूला। वेरिएबल मास सिस्टम वाले में आप ये वाला सिस्टम, जैसे कि रॉकेट है ना, रॉकेट में क्या होता है सर, जैसे से ये ऊपर चला जाता है उसका मास कम होता जाता है, उसमें से गैसेस निकलती आएंगी तो उसका मास कैसा होता है, कम होता जाता है। बट वेलोसिटी कैसी हम मानते हैं कि सर जिस स्पीड से मासेस को बाहर फेंक रहा है वो वेलोसिटी कैसी होती है, कांस्टेंट होती है। तो हम उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा पाते हैं, वेरिएबल मास सिस्टम। रॉकेट प्रोपल्शन में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखेंगे। वेरिएबल मास सिस्टम में जब भी बॉडी का मास हम कम कर रहे होंगे और वेलोसिटी कांस्टेंट रखती होगी तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। और अगर दोनों ही वेरिएबल है, मास भी वेरिएबल है, वेरिएबल और वेलोसिटी तो ये वाला नहीं बाय डिफॉल्ट, राइट। तो ये वेरिएबल मास सिस्टम में ही केवल एप्लीकेबल होगा। रॉकेट प्रोपल्शन का एक एग्जांपल हम जरूर करेंगे, उसमें ये एप्लीकेबल होगा। बाकी 95-98% जैसे आपका ये रहेगा। तो ये आपका सेकंड लॉ हो गया। इसमें आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई दिक्कत है तो क्लियर है? यस सर। यस सर। स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन पढ़े थर्ड लॉ की तरफ, फिर अपन बात आगे बढ़ेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ। थर्ड लॉ, किसी को आता है थर्ड लॉ? जल्दी बोले। अरे बोलो भाई, थर्ड लॉ नहीं आता क्या? सबको आता है यार, कैसी बात है, जल्दी बोलो। Sir, for every action there is an equal and opposite reaction. एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मैंने कहा सर ये मास का ब्लॉक है, हवा में रखा हुआ है, इस पे एक फोर्स लग रहा होगा जिसको हम बोलते हैं m into g, लग रहा होगा ना? यस सर। इसका रिएक्शन कहाँ लगेगा? सर ऊपर, सर अपवर्ड। ऊपर की तरफ। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? इसी के बराबर। अरे हाँ या ना? यस सर।
हाँ जी सर। इस पे नेट फोर्स कितना हुआ? 0। एफ नेट कितना हो गया? 0। मतलब अगर मैं इस बॉडी को हवा में छोड़ दूं तो इस पे नेट फोर्स 0 है, मतलब ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रह जाएगी, ये नीचे तो आएगी नहीं। यस और नो? सर हवा में है तो नीचे तो आएगी ना। बट आपके अकॉर्डिंग तो नहीं आनी चाहिए ना, नेट फोर्स 0 है। अभी तो आपने फर्स्ट लॉ पढ़ा कि जब तक कि अगर बॉडी को रेस्ट पे रखा हुआ, जब तक एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा तब तक वो बॉडी अपना मोशन और रेस्ट चेंज नहीं करेगी। तो जब रेस्ट पे तो नीचे कैसे आ जाएगी? चले ना, स्टार्ट कैसे कर देगी? भाई साहब थर्ड लॉ आता है आप लोगों को? सर और वो थर्ड लॉ आपके अकॉर्डिंग बोलो। सर जो फोर्स है वो तो दोनों साइमल्टेनियसली लगते हैं, पर दो अलग अलग बॉडी पे नहीं लगेंगे। दो अलग अलग बॉडी मतलब क्या है? एक, मैं तो इस बॉडी की बात कर रहा हूँ, तो मुझे इस पे बताओ। इसमें क्या स्टेटमेंट में गलती है ये बताओ बस मुझे। क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे इससे मतलब नहीं है। क्या इसमें कोई गलती है? अगर है तो क्या? इट्स एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी सो कैन नॉट कैंसिल आउट ईच अदर। अरे रॉबिन आवाज से बोलना भाई, इसमें गलती बता मेरे को। इस स्टेटमेंट में क्या गलती है? ये जो फिगर बनाई इसमें क्या गलती है? सर इसमें जो आपने फोर्स लगाया है वो एक ही बॉडी पे लगा दिए दोनों फोर्स, तभी वो कैंसिल हो रहे हैं ना। तुम्ही ने बताया भाई, मैंने तो ना बताया। तो फिर क्या मैंने करूं? इसका रिएक्शन कहां लगाऊं? मैंने तुमने लगाया यार, आपने बोला कि सर इसका रिएक्शन यहाँ लगा दो, मैंने लगा दिया। आप बताओ कहां लगाना है, मैं वहां लगा दूंगा, बोलो भाई। अगर यहाँ नहीं लगाना तो कहां लगाऊं बताओ? सर मेरे इसके को बोलो आसपास गलत लगा रहे हो, अरे तो कहां लगाऊं सही बता दो। सर इसके आसपास की एयर पे। हटते, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। सर इसके आसपास की एयर पर। एयर पे? एयर पे क्यों लगा दे भाई? एयर कहां से आ गई? एयर भूल जाओ, वैक्यूम में रखा है, आप बोलो। हम तो जब फ्री फॉल बात करते हैं तो एयर को हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं ना भाई। चलो वैक्यूम में रखा है, आप बोलो अब कहां लगाऊं? मतलब समझ में आया कि सर थर्ड लॉ जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं कि सर थर्ड लॉ हमको आता है, उसमें भी आप कहीं ना कहीं गलतियां आते हो। आपको स्टेटमेंट तो सब पता है लेकिन उसकी एप्लीकेशन नहीं पता। लिख लो फटाक से जल्दी से, थर्ड लॉ का स्टेटमेंट लिख लो। व्हेन अ बॉडी ए applies a force on body B, लिखो जल्दी जल्दी। When a body A, कैपिटल A लेना, applies a force on body B, then the body B will apply equal and opposite force on body A. Then body B will apply equal and opposite force on body A. उसको बोलते हैं, अरे सिंपल सी बात है यार, तुम लोगों का लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एक बंदा आया, उसने एक बंदे के एक गाल पे थप्पड़ मारा, उसका रिएक्शन क्या होगा? वो अपने गाल पे दूसरा थप्पड़ मार लेगा दूसरे गाल पे। ऐसा करते हैं क्या? तुम्हारे अकॉर्डिंग तो यही हुआ ना, एक थप्पड़ इसको एमजी का पड़ा, तुमने उसी को अपने ऊपर ही दूसरा थप्पड़ मार दिया ऊपर की तरफ। ऐसे तो नहीं होता यार, जो थप्पड़ मार रहा है उसको मारते भाई। ऐसे करोगे ना यार। तो भाई साहब ये एमजी किसने लगाया है? नहीं पता। ग्रेविटी ने। ग्रेविटी कौन है? आंटी जी है तुम्हारी? अर्थ ने। किसने लगाया? अर्थ ने। अर्थ बोलो भाई। तो आप बोलोगे उसका रिएक्शन कहां लगेगा? अर्थ पे लगेगा। तो ये जो एमजी है वो यहाँ नहीं लगेगा भाई साहब, ये अर्थ पे लगेगा, अर्थ के सेंटर पे ऊपर की तरफ।
समझे भाई साहब? mg का रिएक्शन ये है और इसका रिएक्शन ये है। अब देखो इसमें नेट फोर्स किधर है सर? अब नेट फोर्स 0 नहीं है, अब नीचे की तरफ mg है और नेट फोर्स इक्वल टू क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देखो m इंटू जी, m से m कैंसिल, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g, तो g एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा। सर ये तो जाना था। तो हमेशा ध्यान रखो कि सर जिस बॉडी ने a ने अगर b पे लगाया है तो उसका रिएक्शन b a पर लगाएगा और इक्वल एंड ऑपोजिट। सर देखो ये नीचे की तरफ डायरेक्शन में लगाया था तो अर्थ पे किधर लग रहा है? ऊपर की तरफ लग रहा है। अमाउंट वाइज इक्वल है, ठीक है? तो ये अर्थ के सेंटर पे लगेगा जाके। चलो लिख लिया। अब इसमें चाहो तो लिख लो भाई साहब, दो अलग अलग बॉडी पे लग रहे हैं तो कैंसिल आउट नहीं कर सकते एक दूसरे को। ये तो पता तो हमको था लेकिन हमें अप्लाई करना नहीं आता था, ठीक है? चलो तो ये तो हो गया आपका थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है? तो ये बातें हो गई बेसिक लॉज की। अब हम बात करेंगे इनको कैसे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है। उससे पहले हम एक और चीज पढ़ लेते हैं जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन देखो क्या होता है। अगर आपको याद हो तो एफ एक्सटर्नल कितना है? सर दैट इज इक्वल टू डीपी बाई डी। अगर हम बोले कि सर एफ एक्सटर्नल कितना है? 0 है। अगर नेट फोर्स किसी बॉडी पे कितना है? 0 है। देन अगर नेट फोर्स 0 है इसका मतलब डीपी बाई डी 0 है। इसका मतलब क्या है कि सर डीपी 0 है। डीपी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अरे हाँ या ना? इसका मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम 0 है। इसका मतलब पी कैसा हो गया? कांस्टेंट। कोई दिक्कत? क्या बोल रहे हैं? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन क्या बोल रहे हैं? इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी 0, अगर उस पे नेट फोर्स 0 हो किसी बॉडी या सिस्टम पे, तो उस बॉडी या सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को बोलते हैं हम लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना, नहीं तो इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। इसको हम बोलते हैं गन वाला, है ना, रिकॉइल वेलोसिटी जिसको हम बोलते हैं गन बुलेट सिस्टम बोलते हैं। हमने बोला कि सर ये गन है, ठीक है? आप बोलते हैं ये ट्रिगर है। यहाँ पे एक छोटी सी बुलेट है। बुलेट का मास है स्मॉल एम, गन का मास है कैपिटल एम। इनिशियली जो गन है, और ये एम मास में मतलब गन का मास भी और गन को जो होल्ड करे उसका मास भी मान लो, सब कुछ एम एम, ठीक है? मैंने कहा इनिशियली सब रेस्ट पे हैं, आप बोलोगे इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कितना? 0। गन भी रेस्ट पे है, बुलेट भी रेस्ट पे है, सब कुछ रेस्ट पे है। अब जब गन से बुलेट फायर हुई तो बुलेट की स्पीड कितनी हो गई? यू स्पीड से अगर बुलेट आगे की तरफ गई तो गन में कुछ वेलोसिटी आएगी, मुझे वो फाइंड आउट करना है। अब जरा देखो, गन बुलेट सिस्टम पे कहीं बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है? गन और बुलेट वाले सिस्टम पे कोई बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। जो भी फोर्स है वो इंटरनली है, ठीक है? हम बोलते हैं गन को जो होल्ड किया हुआ है ना, वो हम गन के साथ ही उसमें इंक्लूड कर लेते हैं। इसलिए मैंने उसके मास में हमने अगर बोला टेक्निकली आप मान के चलो कि मैं अगर गन पकड़े हूं तो मेरा मास प्लस गन का मास कितना है? कैपिटल है। अब ये फोर्स किसने लगाया? ट्रिगर दबाने का मैं नहीं लगाया ना, मैं तो सिस्टम में ही था ऑलरेडी, गन के साथ चिपका हुआ हूं मैं। तो मैंने अगर फोर्स लगाया, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं, तो आप बोलोगे एक्सटर्नल फोर्स कितना है? 0। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, एक्सटर्नल फोर्स अभी कितना है? 0, तो आप बोलोगे सर लीनियर मोमेंटम कैसा होगा? कंजर्व। मैंने कहा पहले फाइनल मोमेंटम निकालो कितना होगा। सर फाइनल मोमेंटम कितना होगा? सर इसका मोमेंटम m इंटू यू प्लस गन का मोमेंटम m इंटू बी, वेक्टोरियली ऐड करेंगे। हमने कहा सर लीनियर मोशन है, हम प्लस रख लेते हैं। हमने माना कि वेलोसिटी डायरेक्शन इधर ही होगी, गन की वेलोसिटी डायरेक्शन भी हमने किधर मान ली? इधर ही की तरफ मान ली, और इसकी डायरेक्शन भी इधर ही की तरफ है, हमें दोनों एक ही डायरेक्शन में मान लिया, तो हमने सिंपली ऐड कर दिया, ठीक है? दोनों को पॉजिटिव मान लिया। ये फाइनल मोमेंटम होगा, और ये क्या था? इनिशियल मोमेंटम की तरह 0 था। और क्योंकि आप बोलते हो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो आप बोलोगे सर मोमेंटम कैसा होगा? कांस्टेंट।
इसका मतलब जितना इनिशियल था उतना ही फाइनल होगा, दैट शुड बी इक्वल टू 0। लीनियर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही अभी होगा, दैट इज इक्वल टू 0, क्योंकि इनिशियल कितना था, 0 था। मैंने कहा इसका मतलब कितना हो गया, mu प्लस mv इज इक्वल टू 0। देखो सॉल्व करोगे तो कितना आ रहा है, माइनस ऑफ m स्मॉल m बाय कैपिटल M इनटू u। कैसा है, ये आ रही है। माइनस साइन का मतलब क्या हो गया कि सर जो वेलोसिटी है आपने पॉजिटिव मानी हुई थी, एक्चुअली वो u के नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव साइन का मतलब क्या हो गया, डायरेक्शन एक्चुअली इधर आ रही है। आपने एज्यूम कैसे की थी, पॉजिटिव, पर एक्चुअली आंसर कैसा है आपका, नेगेटिव। इसका मतलब वेलोसिटी किधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तभी तो यार 0 हो सकता है सम। किसी चीज का सम 0 रखना है। मैंने कहा दो मोमेंटम है, दोनों अगर एक ही डायरेक्शन में हो जाएंगे तो क्या इनका सम कभी 0 हो पाएगा, वन हैज टू बी नेगेटिव। तब आप बोलोगे दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा, 0, है ना। तो आपने क्या बोला कि सर अगर इसके मोमेंटम को, बुलेट के मोमेंटम को आप पॉजिटिव बोलते हो तो गन के मोमेंटम को आपको नेगेटिव में आना ही पड़ेगा, तभी तो नेट 0 आएगा। अब जरा देखो ये वेलोसिटी कितनी आ रही है, स्मॉल m अपॉन कैपिटल M इनटू u। u से बहुत छोटी आई क्योंकि दिस कैपिटल M इज वेरी वेरी बिग एज कंपेयर टू द बुलेट का मास। बुलेट का मास बहुत छोटा सा, गन प्लस गन को होल्ड करने वाला का मास बहुत ज्यादा। तो आप बोलोगे कि सर इस वजह से जो v आ रहा है वो u से बहुत छोटा आएगा, तो रिकॉइल वेलोसिटी बहुत कम होगी। ऐसा तो ना हो कि जिस स्पीड से बुलेट भागी उसी स्पीड से आप पीछे गिर रहे हो जाके गन को लेके, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो आप बोलते हो कि रिकॉइल वेलोसिटी कैसी होती है, कम आती है। तो आपको सिर्फ एक झटका लग के रह जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता। इसीलिए बोला जाता है जब भी आप बड़ी गन को चलाते हो तो उसके जो बट होता है उस बट को आप शोल्डर से दबा के रखो, क्योंकि अगर आपने शोल्डर से दबा के रखा है, इनके बीच में गैप आया तो जब वो झटका लगेगा ना गन को, तो वो शोल्डर के साथ ट्रांसफर नहीं हो पाता, तो शोल्डर के बीच का जो गैप होता है वो बहुत तेजी से आके इसको लगेगा। शोल्डर को अचानक से बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा तो ये शोल्डर डैमेज हो जाता है। अगर आप इसको साथ में चिपका के रखोगे, राइट, तो शोल्डर भी आपका सिस्टम में इंक्लूड हो जाता है। तो जब झटका लगता है तो शोल्डर भी साथ में मूव करता है, ठीक है, उसके बीच में गैप नहीं होता, तो सडन फोर्स नहीं लगता, वो शोल्डर भी आपके गन के साथ पीछे मूव कर जाता है। तो आप बोलते हैं इसलिए शोल्डर आपका डैमेज होने से बच जाता है। तो गन चलाते टाइम आपको ये चीज सिखाई जाती है, कई लोगों को आई थिंक आइडिया भी होगा इस बारे में। तो ये तो एक लीनियर मोमेंटम की, तो हमेशा आपको लीनियर मोमेंटम कैसे सॉल्व करना है। अगर आप देख रहे हो किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि सर लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि वो कंजर्व रहेगा। मैंने एक और एग्जांपल देख लेते हैं इसका, स्क्रीनशॉट ले लो। मैंने कहा मान लो कि एक वॉल है, ठीक है, आप बोलते एक बॉल इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इसको हिट कर रही है, मेकिंग एंगल थीटा। क्या काम करो, बॉल से थीटा एंगल पे मास m की बॉल है जो वो हिट कर रही है। हिट करने के बाद वो ऐसे चली जा रही है विद द सेम स्पीड, इस डायरेक्शन में चली जा रही है। सकता है एंगल अभी भी कैसा है, थीटा है। हमको इसमें बताना है इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। तो बता पाएगा इसका चेंज इन मोमेंटम कितना होगा। एक v वेलोसिटी से आने वाली बॉल इसको हिट कर रही है एट एन एंगल थीटा, और टकराने के बाद सेम वेलोसिटी से वापस चली जा रही है इस डायरेक्शन में। तो आप बताओ इसमें चेंज इन मोमेंटम कितना आएगा बॉल का, एनीवन? मेरी आवाज आ रही है सबको? कोई बोलो भाई। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर आ रही है। आंसर बोलोगे? नहीं बोलना है, मैं करा दूं? हाँ सर। अरे बहुत बेसिक क्वेश्चन है यार, एक आंसर नहीं दे रहे हो यार, कैसी बातें कर रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब। बस ऐसे बैठे हो भाई, मेरी मेहनत बेकार।
हाथ खड़े कर दिए आप लोगों ने, मुझे लग रहा है। गाइस कुछ तो बोलो कि सर हाँ कर दिए नहीं कर दिए, कुछ तो बोलो। इसमें कंजर्वेशन बताना है। मैंने क्या पूछा बेटा इसमें? मतलब आपको अभी क्वेश्चन ही नहीं सुना आपने बेटा शान। सर बीच में आवाज ही नहीं आई थी, लास्ट में आई जब आपने पूछा आवाज आ रही है। तो मुझसे बोलना चाहिए था बेटा कि आपने क्वेश्चन क्या पूछा। मैंने बोला कि इसमें लीनियर मोमेंटम में चेंज बताना है, कितना आएगा बॉडी के लीनियर मोमेंटम में चेंज। बाकी लोग पार्थ, प्रथम, दीक्षा, आस्तिक, सर अगर हर्षित, वेलोसिटी चेंज नहीं है तो उस हिसाब से तो मतलब नहीं होना चाहिए ना कुछ भी चेंज। तो तुम बोल रहे हो मोमेंटम में 0 आएगा चेंज? हाँ जी सर, मेरे हिसाब से। अरे बाकी लोग बोलेंगे भाई, ऋतु, ऋचा, नमन, रॉबिन, वेरी गुड। चलो प्रशांत तू बैक दूसरा वीडियो चला के पढ़ रहा है क्या साथ में? तेरे पीछे एक और ऐसा लग रहा है कि एक और वीडियो चल रहा है, उसका सी ऑप्शन आ रहा है। सर वो मेरा भाई वीडियो देख रहा है पीछे बैठे बैठे। देखो भाई साहब, आपने बोला ये देखो ये वेलोसिटी इधर की तरफ है, तो मोमेंटम भी इधर की तरफ होगा। आपको पता है सर वर्टिकल से कितना एंगल बन रहा है? ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है ये एंगल भी थीटा होगा, तो आप बोले इसके दो कंपोनेंट ले सकते हैं, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में। अगर इस बी वेक्टर को लिखूंगा तो मैं लिख सकता हूं बी कॉस थीटा आई कैप प्लस बी साइन थीटा जे कैप। उल्टा लिख दिया मैंने। v का cos थीटा कंपोनेंट इधर आएगा, तो आप बोलोगे सर v cos थीटा j कैप प्लस v sin थीटा i कैप इस डायरेक्शन में। ये मेरा इनिशियल वेलोसिटी है। जब ये टकराने के बाद गया तो भाई साहब इधर की तरफ गया, ये इसकी वेलोसिटी। अगेन आप बोलते हो कि वर्टिकल से एंगल थीटा ही है, तो आप बोलोगे जो v फाइनल है वो कैसी है? v cos थीटा j, ये डायरेक्शन देखो कैसी है, नेगेटिव है। आप बोलोगे माइनस बी साइन थीटा आई क्या। वेलोसिटी सेम नहीं है बेटा, सिर्फ स्पीड सेम है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम नहीं, डायरेक्शन चेंज नहीं है। कैसे कह दिया वेलोसिटी सेम है बेटा? तो आप बोलोगे लीनियर मोमेंटम क्या होता है? इसका लीनियर मोमेंटम में चेंज निकालना है, तो दैट इज इक्वल टू फाइनल लीनियर मोमेंटम मतलब माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम। सॉल्व करोगे तो देखो आंसर कितना आ रहा है। करोगे तो ये वाले कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं आया तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो आंसर देखो कितना आएगा। स्क्रीन क्लियर नहीं है बेटा, गलत किया था इसने। रॉबिन तुम्हारा कॉस्ट कितना आ रहा था? सर स्क्रीन बहुत ब्लर है, बहुत ज्यादा। स्क्रीन ब्लर हो गया है। ये सर अभी ब्लर है स्क्रीन, 1 मिनट से पूरा ही ब्लर है। चलो आप कुछ नहीं कर सकते, क्लास खत्म हुई। अभी बना स्क्रीन ब्लर, मुझे लगता है नेटवर्क में कोई इशू हो गया। मेरी तरफ से इशू है, मुझे दिख रहा है। मेरी स्पीड काफी कम हो गई है। चलो कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को मैं एक बार दोबारा करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। क्लास खत्म ही हो गई अब तो। आई रिपीट दिस क्वेश्चन। वैसे आप लोग अब थोड़ा सा आइडिया लेंगे, वेलोसिटी विद आई कैप और जे कैप में ब्रेक करें और चेंजिंग लीनियर मोमेंटम में आप फाइनल लीनियर मोमेंटम माइनस इनिशियल लीनियर मोमेंटम सॉल्व करेंगे।